हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखिए, अभी आपका जो सीटेट का पेपर है वो 21 जनवरी को होने वाला है। तो अभी हम सीटेट का जो सीडीपी सब्जेक्ट है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सीटेट में आप जानते हो कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के व्यू से। तो चलिए अपनी क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम 15 क्वेश्चन करेंगे और आप अपना स्कोर देखना है कि आपको 15 आउट ऑफ कितने स्कोर आ रहे हैं। तो गाइज़, वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सीडीपी का। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? फर्स्ट ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, दूसरा है पृथकीकरण, थर्ड है मुख्य धारा शिक्षण, फोर्थ है एकीकृत शिक्षा। देखिए, आपका जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आपने पढ़ा होगा, तो वो किसकी वकालत करता है ये पूछ रहा है आपसे। तो आपने पढ़ा होगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होता है पहले हम उसको जान लेंगे। समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि किसी भी प्रकार किसी भी वर्ग के बालक को एक छत के नीचे एक समान शिक्षा प्रदान करते हैं, उसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, उन बच्चों की ज़रूरत के अनुसार हम उनको शिक्षा प्रदान करते हैं, उसे ही हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। वह कौन सा विचारधारा है ये आपसे पूछ रहा है, जिसमें सभी बच्चों को एक समान नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है मुख्य धारा शिक्षा, सेकंड है विशेष शिक्षा, थर्ड है बहु सांस्कृतिक शिक्षा, फोर्थ है समावेशी शिक्षा। तो ये मुख्य धारा शिक्षा नहीं होगा, विशेष शिक्षा भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें विशेष शिक्षा में क्या होता है, हम विशेष बालक को शिक्षा देते हैं उस। नेक्स्ट देखते हैं, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा भी यहाँ पर नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। मैंने भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है कि हम सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देते हैं, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं, इसलिए इसका भी राइट आंसर समावेशी शिक्षा ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देख लीजिए, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। नेक्स्ट है, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करे। थर्ड है, वह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। और थर्ड कह रहे हैं, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करें। देखिए, हमको कभी भी कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के बीच में तुलना नहीं करना है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, किसी हम एक विशेष संस्कृति के बच्चों को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, तो ये भी राइट आंसर हो, क्योंकि हमको सभी बच्चों को एक समान लेकर चलना है। देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है, वह विविध विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करे। तो इसको हम अनदेखी भी नहीं कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। क्योंकि देखिए, सभी संस्कृति हमारे लिए तो एक समान है, क्योंकि हम टीचर हैं, तो हम किसी भी बच्चों को किसी एक को महत्व देकर किसी दूसरे को अनदेखी भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। तो कह रहा है बच्चे कब प्रभावी रूप से सीखते हैं, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। देखिए, यहाँ पर याद करना कह रहे हैं, कभी भी हम कक्षा कक्ष में किसी भी बच्चों को कुछ भी याद नहीं करा सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो सबसे पहले गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं, वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। तो जब हम अध्यापक श्याम पट पर मतलब ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, तो बच्चे उसको नकल करके लिखेंगे, तो इससे बच्चे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे, वो तो देखा हुआ चीज़ लिख रहे हैं, तो वो क्या ही सीख पाएंगे, तो ये भी इसका आंसर गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहे हैं, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और फोर्थ कह रहा है, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। हम कक्षा कक्ष में कभी भी बच्चों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, हम उन्हें जितना अधिक हो सके उतना अधिक फ्री छोड़ेंगे, उनको किसी भी गतिविधि या कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उत्सुक करेंगे, तभी उनका जो
बच्चे हैं उनका जो लर्निंग होता है वो इफेक्टिवली हो पाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जब बच्चे कक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो हमें उत्साहित नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं रोकना चाहिए उनको। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है पूछने की अनुमति ही नहीं देनी चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सारे निगेटिव सेंस वाले आंसर है। इसलिए ये बात आप ध्यान में रखना, जो भी आंसर आपको निगेटिव लगता है उसको आप सबसे पहले काट देना। उसके बाद कह रहे हैं पूछने से रोकना चाहिए, नहीं, बच्चों को कभी भी हम किसी भी कार्य के लिए नहीं रोक सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट कह रहे हैं पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, राइट, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि हम बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं, तभी तो बच्चे सीख पाते हैं। अगर बच्चे डर के कक्षा में बैठे रहेंगे तो कक्षा उबाऊ भी हो जाएगा और बच्चे सीख भी नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर पूछ रहा है नहीं है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इसी ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अपना क्वेश्चन का आंसर गलत करके चले आते हैं। देखिए यहाँ पर नहीं पूछ रहा है तो मतलब निगेटिव सेंस में आंसर पूछ रहा है, नहीं है तो वो हम नहीं को ध्यान में रख कर पूछेंगे। बहुत बच्चे नहीं को स्किप करके क्वेश्चन पढ़ते हुए चले जाते हैं और क्वेश्चन का आंसर गलत लगा कर चले आते हैं। उनको तो लगता है कि मेरा आंसर सही है, बट वो जब घर आकर देखते हैं तो उनका आंसर गलत होता है, तो उनको बहुत ही अफसोस होता है। तो इसलिए आप अपने एग्ज़ाम में हमेशा ध्यान में देना, अगर कुछ किसी भी क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को ध्यान से बनाना। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। फर्स्ट कह रहा है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, सेकंड कह रहा है निर्देश एवं संचालन, थर्ड कह रहा है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, थर्ड कह रहा है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो देखिए कभी भी हम बच्चों को कुछ भी कंठस्थ मतलब रोज मेमोराइजेशन या फिर रिकॉल ये सब करने को नहीं कहते हैं, तो इसलिए यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा मेरा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उसकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। यहाँ पर कह रहे स्तंभ क के हैं और ये स्तंभ ख के हैं। ये कुछ बच्चे के प्रकार हैं, तो ये उन प्रकारों को मतलब कौन से बच्चे किस प्रकार के होते हैं वो कह रहे हैं। तो आपको इसका ऑप्शन जो है वो मैच करना है। देखिए कैसे मैच करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए फर्स्ट का कौन सा आंसर होगा, सेकंड का क्या, थर्ड फोर्थ, ऐसे करके आपको ऑप्शन का मैच करना है। देखिए सबसे पहले देखते हैं प्रतिभाशाली बच्चे हैं, नेक्स्ट देखते हैं अधिगम आवश्यकता, थर्ड है सृजनात्मक, फोर्थ है अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम, ADHD इसको कहते हैं। तो देखिए जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो शीघ्रता से एवं स्वतंत्रता रूप से सीखने की योग्यता रखते हैं, तो फर्स्ट का आपका डी हो जाएगा। सेकंड कह रहा है अधिगम आवश्यकता, तो सेकंड का देखिए यह ए हो जाएगा। अधिगम आवश्यकता जो बच्चे होते हैं उनमें धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होती है, जो लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्रिएटिव सृजनात्मक, जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं वे मूल संसाधनों के बारे में सोच सकते हैं। और फोर्थ कह रहा है ADHD, जो ADHD वाले बच्चे होते हैं वो आसानी से विचलित होने की आदत रखते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन फर्स्ट जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा इस टॉपिक से तो क्वेश्चन एक रहता ही है, इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 कह रहा है बच्चों की गलतियां, जो बच्चे कक्षा में गलती करते हैं उनको क्या करना चाहिए ये पूछ रहा है। तो पहला कह रहा है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। सेकंड कह रहा है अधिगम का एक भाग है तथा उसके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। थर्ड कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। फोर्थ कह रहा है प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। महत्वहीन है मतलब उसका कुछ महत्व ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट कह रहा है उसको तुरंत सुधार देना चाहिए, नहीं, हम उसको तुरंत नहीं सुधार सकते, उनको मौका देंगे। अधिगम का ये भाग है, उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए,
एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। अधिगम के बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट कह रहा है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, ये गलत हो जाएगा। ये निष्क्रिय नहीं होती है, पैसिव नहीं होती है, एक्टिव होती है। सेकंड कह रहा है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है। थर्ड कह रहा है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में परिवर्तन होने की प्रक्रिया। फोर्थ कह रहा है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, एक सामाजिक एवं सक्रिय प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उसकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। फर्स्ट कह रहा है। सेकंड कह रहे हैं का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। कभी भी बच्चे दबाव में नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, दबाव में नहीं आएंगे। जब सकारात्मक विश्वास होगा तो दबाव में क्यों आएंगे। थर्ड कह रहा है किसी भी प्रकार के से प्रभावित नहीं होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट भी गलत हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन होगा फोर्थ, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। सेकंड कह रहा है पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। थर्ड कह रहा है बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। और फोर्थ कह रहा है पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीकों से समाधान लिखकर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, जो बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम बच्चों को प्रेरित करेंगे तो ये उनके लिए ज़्यादा पॉजिटिव होगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की 100 पहल व प्रयास शामिल हैं निम्न में से किसका उदाहरण है। जिसमें विद्यार्थी की जो है वो 100 पहल व प्रयास शामिल होगी। तो देखिए फर्स्ट है निगमनात्मक विधि, सेकंड है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, थर्ड है परंपरागत विधि और फोर्थ है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, डेट इज लर्नर सेंटर्ड मेथड। 14th क्वेश्चन कह रहे हैं नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। एक स्थिति है, आप उसको देखिए और बताइए वो किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और उत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक लाइन दिया हुआ है, आप उसको पढ़िए, एक स्थिति आपको बता रहा है, सिचुएशन, आप उसको पढ़िए और बताइए कि ये कौन सा सिद्धांत बताता है। तो देखिए जो फर्स्ट में कह रहा है जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और उत्साहित महसूस करते हैं। तो देखिए ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट कह रहा है ये उसकी कॉग्निशन से रिलेटेड है, मतलब संज्ञान को इफेक्ट कर रहा है क्योंकि वो उत्साहित महसूस कर रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि तब उसमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। पहला कह रहा है संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। सेकंड कह रहा है अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। थर्ड कह रहा है अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। फोर्थ कह रहा है संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो फोर्थ इसका राइट हो जाएगा क्योंकि जो संज्ञान और संवेग होता है वो अलग नहीं होता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कॉग्निशन और इमोशन। लास्ट क्वेश्चन है आज का, देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है, मतलब प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी कौन सा होगा। तो देखिए फर्स्ट है विद्यालय, सरकार, मीडिया, परिवार। तो आप सभी जानते होंगे कि जो हमारा परिवार फैमिली है वो हमारा प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। आई होप आप सभी ने अपना
स्कोर देख लिया होगा कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं 15 आउट ऑफ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। और आप सभी अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।